हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर 1 केमिस्ट्री लेक्चर 4 है आज। तो जो आपका रसायन सब्जेक्ट केमिस्ट्री जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो लगातार जिन भौतिक राशि शब्दावली का उपयोग करेंगे जो बार बार आएगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। जिसमें हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है द्रव्यमान एवं भार, आयतन, घनत्व या तापमान, जिसके लिए इंग्लिश टर्म्स यूज करते हैं मास एंड वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी और टेम्परेचर यूज करते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसे है कि भौतिक विज्ञान पढ़ने के बाद भी बहुत सारे हमारे जो छात्र हैं वे जो हैं मास और वेट में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, द्रव्यमान और भार में कोई अंतर नहीं कर पाते हैं। तो द्रव्यमान और भार आप वीडियो पर फोकस कीजिएगा। द्रव्यमान और भार में आज के बाद आपको किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन और कन्फ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है, तो मास और वेट में हम थोड़ा सा यहाँ पास आपको बता रहे हैं, आप गौर से देखिएगा। उसके बाद इसमें इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम भविष्य में नहीं होगा। तो मास और द्रव्यमान में थोड़ा सा अंतर समझिए। देखिएगा क्या है, जो द्रव्यमान है मतलब जो इंग्लिश शब्दावली जो है इसका मास, और जो भार है, ये ध्यान देने की बात है कि मास और द्रव्यमान अंतर क्या है। तो क्या है कि किसी पदार्थ की द्रव्य की कुल मात्रा जो है, ठीक है, किसी पदार्थ में द्रव्य की जो कुल मात्रा है वो द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, और ये जो है एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। इसको बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होता है, दिशा की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो ये अदिश राशि है जिसके लिए अंग्रेजी शब्दावली का आप प्रयोग करते हैं स्केलर क्वांटिटी। और ये जो है भार जो है सदिश राशि है, और इसको बताने के लिए आपको दिशा का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो पहला तो अंतर आप ये देख ले रहे हैं, इसका जो एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। और इसका जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। या क्या होता है इसका, आप कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इतना चीज को आप फोकस कीजिए। उसके बाद आप क्या है कि हम आगे बताते हैं कि द्रव्यमान और भार में मेनली अंतर क्या है। जब आप किसी इलेक्ट्रिकल तुला पर, तराजू पर आप जब अपना वेट करते हैं, तो जैसे कि हम जैसा ही उस पर चढ़ते हैं तो अपना हम वेट को मापते हैं। ठीक है, और वेट को फिर अपन देखते हैं, बताते हैं कि मेरा वेट 68 किलोग्राम है ना, या 72 किलोग्राम है, या 100 किलोग्राम है, ऐसा बताते हैं। लेकिन जो किलोग्राम है वो मात्रक किसका है? द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, आप जो है और जो तराजू में मपा रहा है, जो इलेक्ट्रिकल जो बैलेंस है, जो इलेक्ट्रिकल डिजिटल तराजू है, जो तुला है, वो जो माप मेजर हो रहा है वो जनरली किसका मेजर हो रहा है? भार का हो रहा है। आप जो व्यवहार में है, जैसे डॉक्टर पास भी जाते हैं तो आपका ये नहीं पूछता है कि आपका मास कितना है, आपका ये पूछता है कि वेट कितना है। और वेट आप जैसे है बता देते हैं, बड़ी आसानी से बताते हैं कि जो मेरा वेट है 60 केजी है। कितना है? 60 केजी अपना वेट बताते हैं। जबकि केजी किसका यूनिट है? द्रव्यमान का यूनिट है। और आपको तराजू पर क्या मेजर किया गया है? वेट किया गया है। तो इसमें होता क्या है? तो जनरली क्या है कि जब आप तराजू पर तौलते हैं तो जो पृथ्वी का ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो द्रव्यमान है उसके गुणनफल के साथ वो आपका मतलब बल लगाता है नीचे जमीन पर। ठीक है, तो वो वेट है। क्या है? वेट है। तो वास्तविक रूप से जब आप तराजू पर आप चढ़ते हैं, है ना, तो वो बल आरोपित करते हैं। अपने द्रव्यमान का जो क्वालिटी है, प्रतिक्रिया बल पृथ्वी पर आरोपित करते हैं। उसी को क्या है इलेक्ट्रिकल जो तुला है, जो बैलेंस है, वो मेजर करता है। तो जनरली जो आप बल लगाते हैं उस तराजू पर, तो बल का फार्मूला होता है एफ। और जो पृथ्वी का ग्रेविटी है, जो हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, वो क्या होता है? उसको हम डिनोट करते हैं जी से। और जो आपका जो द्रव्यमान है वो क्या है? एम है। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया? एम जी। इतना बल से आप पृथ्वी को क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं, उसी को मेजर करता है। तो उस समय जो आप बल दबाते हैं, अगर मान लीजिए कि उस इलेक्ट्रिकल जो बैलेंस है, जो इलेक्ट्रिकल तुला है, उसमें आपका जो रीडिंग आया है ना, वो रीडिंग कितना है? 60 केजी। और हम यहाँ तक कह रहे हैं कि वेट का कोई ये यूनिट है ही नहीं है, ये किसका यूनिट है? द्रव्यमान का है।
तो वास्तविक में जो आप पृथ्वी पर या उस इलेक्ट्रिकल बैलेंस पर जब आप बल लगाते हैं तो F इक्वल टू एम जी लगाते हैं, और एम आपका क्या है, वो 60 kg ही आ रहा है। ठीक है, तो F जो लगाते हैं उसका वैल्यू कितना होता है, ध्यान दीजिएगा कि F का वैल्यू जो होता है, M का वैल्यू जो है 60 है, और जो G का वैल्यू है वो पृथ्वी पर जो है नॉर्मल जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आप जो है पृथ्वी को इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब 588 न्यूटन क्या होता है, 88 न्यूटन या 588 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आप पृथ्वी पर बल लगाते हैं। कितना लगाते हैं, इतना बल लगाते हैं, लेकिन रीडिंग क्या आप नोट करते हैं, 60 किलोग्राम। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल जो बैलेंस है ना, उसका जो मशीन जो है डिजाइन किया गया है, वो जो बल बताता है एफ एम जी बाई जी बताता है। मतलब जी को वो स्वयं क्या कर देता है, कैंसल आउट कर देता है, और वो वैल्यू आपका क्या आता है, 60 आता है। तो ये सिर्फ क्या बच जाता है, एम बच जाता है। इस वजह से आप वेट को किस में बताते हैं, केजी में बताते हैं। ये बात क्लियर हुआ, वेट को आप किस में बताते हैं, केजी में बताते हैं। मेन कारण इसका ये है कि वेट का तो यूनिट जो है वो कहीं भी केजी है ही नहीं है। वेट का यूनिट क्या है, या न्यूटन है या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आप वेट को किस में बता रहे हैं, केजी में बता रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल जो बैलेंस है, जो इलेक्ट्रिकल तराजू है, जो तुला है, उसको डिजाइन ऐसा किया गया है जो 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 रीडिंग बताता है F इक्वल टू एम जी नहीं बताता है। F मतलब जो आप तराजू पर बल लगा रहे हैं, अर्थात जो पृथ्वी पर बल लगा रहे हैं, F इक्वल टू एम जी न बताकर क्या बताता है, F इक्वल टू एम जी बाई जी का वैल्यू बताता है, सिर्फ m का वैल्यू बताता है। इस वजह से आप अपने वेट को किस में बताते हैं, किलोग्राम में बताते हैं। ये बात क्लियर हो गया, ये बात क्लियर है। ठीक है, अब रही बात कि सर ये तो कॉमन सी चीज है, अब समझ में आ जा रहा है। अब हम अगर बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल जो तुला है उसमें तो F इक्वल टू एम बाई जी, एफ इक्वल टू एम जी बाई जी का वैल्यू को बता रहा है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल तुला के बजाय जो बीम तुला है ना, बीम बैलेंस है ना, बीम बैलेंस का मतलब वे तराजू, जो ध्यान दीजिएगा, वे तराजू जैसे कि ऐसा भी तराजू आपने देखा है ना, ऐसा भी तराजू आपने देखा है, कई जगहों पर देखा होगा, ये है ना, ये तराजू भी आपने देखा है। इसमें तो ऐसा नहीं है कि जी को माइनस करके बताए, क्योंकि F इक्वल टू एम जी, अगर आप अपना वेट इस पर बैठ के करते हैं, इधर आप क्या है, बाट चढ़ाते हैं, है ना, इधर आप बाट चढ़ाते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो इसको जब आप बता रहे हैं सर कि यहाँ पास मैं चढ़ जा रहा हूँ, तो अब जो मेजर हो रहा है, ठीक है, अब जो मेजर हो रहा है उसमें जो है वो तो F इक्वल टू जो है एम जी बाई जी नहीं बता रहा है, क्योंकि उसका ऐसा तो डिजाइन है नहीं, वो तो एम जी ही बता रहा है, बैठ रहा हूं। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि आपका जो द्रव्यमान है, भार नहीं, द्रव्यमान कितना है आपका, m है, अब पृथ्वी का जो ग्रेविटी है, अर्थ का जो ग्रेविटी है वो जी से आपको खींच रहा है, तो आपका जो वेट हो जा रहा है, क्या हो रहा है, एम जी हो जा रहा है। F इक्वल टू क्या हो जा रहा है, एम जी हो जा रहा है। और यहाँ जो आप बाट चढ़ाए हैं दूसरे पलड़े पर, उसका जो हम द्रव्यमान ले लिए, क्या ले लिए, कैपिटल M ले लिए, तो उस बाट को भी क्या है, पृथ्वी अपनी ओर जी से खींच रहा है, ग्रेविटी से। तो ग्रेविटी से खींच रहा है, तो आप अपना वेट कैसे करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो उस समय ये जी तो दोनों के लिए कॉमन कहा है, तो उस समय सिर्फ केवल क्या रह जाता है, स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M। मतलब जितना आपका द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान का वाट इधर उपयोग किया गया है। इस वजह से जब भी हम वेट मापते हैं तो हम ये यूनिट का प्रयोग न करके हम कौन सा यूनिट पर प्रयोग करते हैं, केजी का प्रयोग करते हैं। ये बात एकदम आपको क्लियर हो गया। अब क्या है, अब एक और हम अंतर समझ लेते हैं। वो अंतर क्या है, देखिएगा डिफरेंस क्या है द्रव्यमान और भार में, कि हम तो बता दिए कि ये जो है अदिश राशि है और ये क्या है, सदिश राशि है। मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है और एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब दूसरा एक महत्वपूर्ण जो अंतर है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा।
महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि जो द्रव्यमान है वो फिक्स है। क्या है? फिक्स है, किसी भी स्थिति में बदलता नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं, आप अंतरिक्ष में चले जाएं, आप अपना स्थान बदल लें, है ना, वे जो है बदलता नहीं है, ये फिक्स है। जबकि ये क्या है? ये फिक्स नहीं है ना, नॉन फिक्स है। इसका मतलब अनिश्चित मान है। क्या है? अनिश्चित मान है। किसका? वेट का। कैसे अनिश्चित मान है? देखिएगा, मतलब आप सरल शब्दों में समझिए कि जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो परिवर्तनशील नहीं है, नॉन चेंजेबल है। जबकि जो वेट है, जो भार है, वो चेंजेबल है। मतलब देखिएगा कि अगर आप किसी नॉर्मली पृथ्वी की कहीं सतह पर आप इलेक्ट्रिकल बैलेंस या कोई भी बीम तुला में भी या इलेक्ट्रिकल तराजू में भी आप अपना वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो मास है वो तो 60 केजी है, ठीक है, 60 केजी आपका मास है। लेकिन जैसा ही इलेक्ट्रिकल तुला पर चढ़ते हैं तो उस पर बल कितना लगाते हैं, है ना, तो बल कितना लगाते हैं, तो लगने वाला बल क्या होता है? F इक्वल टू mg, मतलब जी ग्रेविटी खींचता है। तो उस समय क्या हो जाएगा कि ये आपका जो मास है 60 है और ग्रेविटी क्या है? 9.8 है। तो आप जो पृथ्वी पर बल लगा रहे हैं वो कितना लगा दे रहे हैं? इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 588 न्यूटन करेंगे, ठीक है। अब क्या कीजिए कि आप जगह को बदल लीजिए, इलेक्ट्रिकल बैलेंस लीजिए या बीम बैलेंस को लीजिए, तराजू को लीजिए और जगह बदल दीजिए और आप कहाँ पहुंच जाइए? आप पहुंच जाइए पृथ्वी के ध्रुव पर या पृथ्वी के इक्वेटर पर पहुंच जाइए। तो जब आप ध्रुव पर पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे? जब आप पृथ्वी के ध्रुव पर पहुंचेंगे तो देखिएगा क्या होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर पहुंचेंगे, पृथ्वी का ध्रुव से समझिए पोल, ये जैसे है हमारा पृथ्वी है, ठीक है, एक्सेप्ट हम पृथ्वी मान लिए हैं, ये इसके लाइन्स हैं, ठीक है, और ये जो है इक्वेटर है और ये जो है पोल है, ठीक है। तो इक्वेटर पर यहाँ पर नॉर्मली जो हम एवरेज जो जी लेते हैं, है ना, वो जी का जो वैल्यू है ये 9.8 है, कहीं भी लेते हैं नॉर्मली, लेकिन इक्वेटर पर जब हम लेते हैं तो यहाँ पास जो जी का वैल्यू होता है इसके तुलना में कम होता है। तो कितना कम होता है? तो इसका वैल्यू जो कम होता है वो होता है, जी का वैल्यू यहाँ इक्वेटर पर जो होता है 9.78 होता है। कितना होता है? 9.78 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है। तो उस समय जो आपका इक्वेटर पर मतलब भूमध्य रेखा पर आपका जो भार होगा, जो वेट होगा, वो कितना होगा? वो हो जाएगा 60 इंटू क्या हो जाएगा? ये आप उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9.78 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने आपको बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पास जो आपका वेट आएगा वो देखिएगा कितना आ जाएगा। यहाँ पास जो आपका वेट आएगा, कहाँ पास? इक्वेटर पर। तो इक्वेटर पर जो आपका वेट आएगा वो आ जाएगा 586 पॉइंट कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 न्यूटन आपका क्या आ जाएगा? वेट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात ये? 586.8 न्यूटन यहाँ क्या आएगा? वेट आएगा। अब आप क्या है, इक्वेटर से हटकर मतलब आप यहाँ पास देखिए तुलनात्मक रूप से, यहाँ पास आपका वेट कुछ और था, यहाँ पास आपका वेट क्या है? कुछ और है। यदि आप पहुंच जाते हैं कहाँ? आप पहुंच जाते हैं पोल, मतलब यहाँ या यहाँ पहुंच जाते हैं, तो वहां पास जो जी का वैल्यू है वो 9 पॉइंट क्या है? 83 है। इसका जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका वैल्यू जो आता है वो आता है आपका 589 पॉइंट कितना आएगा? 589 पॉइंट क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ये न्यूटन। तो आप देख सकते हैं कि ध्रुवों पर जो है वेट क्या होता है? ज्यादा होता है। किसके वजह से? जी जो लगातार जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर आप चंद्रमा पर पहुंच जाते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं? चंद्रमा पर। अगर आप चंद्रमा पर पहुंच जाते हैं तो चंद्रमा पर जो ग्रेविटी है ना, वो क्या है? 1.66 है। तो वहां आपका वेट क्या हो जाएगा? 60 इंटू 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो आपका वेट निकलेगा क्या होगा? 9.6 निकलेगा, ठीक है, न्यूटन निकलेगा। अगर आप कहेंगे कि सर द्रव्यमान हमारा क्या है, तो द्रव्यमान है तो हर जगह जी से डिवाइड कर दीजिए। 9.78 यहाँ डिवाइड हो जाएगा 9.83 और यहाँ हो जाएगा 1.66। तो यहाँ भी आपका 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, है ना। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्य की अविनाशिता का सिद्धांत, कुछ भी चीजें नष्ट नहीं होती है बल्कि उसके रूप ऐसे बदल जाते हैं, ठीक है। तो हर जगह जो वेट है चेंज हो रहा है लेकिन द्रव्यमान जो है वो फिक्स है, ठीक है।
आप नील आर्मस्ट्रांग की जीवनी को पढ़ेंगे तो आप पता पाएंगे कि जब उन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा तो खुशी से जब छलांग लगाए तो पृथ्वी की तुलना में ज्यादा जंप कर पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी क्या है, कम है, और पृथ्वी की ग्रेविटी क्या है, बहुत ज्यादा है, लगभग 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया द्रव्यमान और भार में क्या हो गया, बेसिकली अंतर हो गया। ठीक है, मैं समझता हूं कि ये आपका बहुत ही अच्छा और ये लगभग क्लियर हो गया है। अगर इसके बाद भी अगर द्रव्यमान और भार में मतलब मास और वेट में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है आयतन, जिसको अंग्रेजी शब्द हम क्या प्रयोग करते हैं, वॉल्यूम प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, आयतन क्या है देखिएगा, आयतन का एक परिभाषा एक लाइन में सुन लीजिए कि किसी पदार्थ द्वारा त्रिविमीय स्थान जितना मतलब त्रिविमीय स्थान घेरा गया है वो उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। ठीक है, मतलब बहुआयामी, तीनों दिशाओं में उसने स्थान घेरा है तो उस स्थान को ही क्या बोला जाएगा, आयतन बोला जाएगा। ठीक है, और आयतन का जो एसआई पद्धति में मात्रक है, आयतन का जो है, आयतन का एसआई पद्धति में जो मात्रक है, एसआई पद्धति में मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। ठीक है, और ये क्या है, आयतन खुद क्या है, एक डेरिवेटिव क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशि है, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। अगर मैं किसी क्यूब को मैं बोलूं, ठीक है, एक कोई क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है ना, तो क्यूब है तो इसका वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, तो आयतन होगा तो इसका यूनिट भी हम निकाल के देख लेते हैं कि क्यूब में आप जानते हैं कि सभी जो एज है, जो लेंथ है सभी भुजाओं के इक्वल होते हैं। ये भी मान लेते हैं ए है, ये भी मान लेते हैं क्या है, ए है, और ये भी क्या मान लेते हैं, ए है। तो आयतन का फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, कि आयतन का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या हो जाता है, ऊंचाई हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिएगी कि इसकी लंबाई भी कितनी है, ए है, चौड़ाई भी कितनी है, ए है, ऊंचाई भी कितनी है, ए है। तो वॉल्यूम को भी से जनरली डिनोट करते हैं तो v इक्वल टू ए क्यूब हो जाएगा। आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। अब चूंकि ये लेंथ है, ये भी एक प्रकार की लेंथ है, ये भी एक प्रकार की लेंथ है, तो इसका भी जो मात्रक होता है, जो यूनिट है, इकाई है, वो क्या है, मीटर है। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, कि कितना मीटर लंबा है, कितना मीटर चौड़ा है, कितना मीटर ऊंचा है, तो तीनों का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अर्थात क्या है, मतलब कि एसआई पद्धति में जो वॉल्यूम का मात्रक है वो क्या है, वो है मीटर क्यूब। अब रही बात कि प्रयोगशाला में मीटर क्यूब जो है बहुत बड़ा मात्रक हो जाता है। ठीक है, तो छोटे मात्रक के रूप में हम प्रयोग करते हैं, सेंटीमीटर का क्यूब करते हैं, डेसीमीटर का क्यूब, इन मात्रकों का हम प्रयोग अक्सर करते हैं प्रयोगशाला में। ठीक है, और रसायन में और खासकर जब द्रव के मापने का बात किया जाता है, द्रव मापन के लिए, तो द्रव के आयतन के मापन के लिए हम प्रयोग क्या करते हैं, लीटर शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जो एसआई पद्धति का मात्रक नहीं है आयतन का। आयतन का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, मीटर क्यूब है। रसायन में स्पेशली आप लैब में जाएंगे तो देखेंगे कि ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क वगैरह जो बीकर वगैरह है उसमें उसका वॉल्यूम जो है लिखा रहता है। ठीक है, तो छोटे छोटे मात्रकों का प्रयोग केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में किया जाता है। ठीक है, अगर इसका कुछ पॉइंट को आप जानेंगे तो कन्वर्सेशन के लिए ठीक रहेगा कि जैसे 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। ये सब क्या है, वॉल्यूम के वैल्यू हैं, और इसी के आधार पर हम आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत जगह कन्वर्सेशन आएगा, यूनिट कन्वर्सन का, तो हम कन्वर्सन का जब आएगा बदलने का, तब वहां पर हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग हम जनरली करेंगे। ठीक है, तो आप आयतन के भी महत्वपूर्ण बिंदु को समझ गए जो आगे केमिस्ट्री में बार बार उपयोग किया जाना है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है हमारा घनत्व, जिसके लिए अंग्रेजी शब्द जो है वो डेंसिटी है। क्या है, अगला पॉइंट है हमारा घनत्व। क्या है, घनत्व है, अंग्रेजी शब्द हम क्या प्रयोग कर रहे हैं इसके लिए,
अंग्रेजी शब्दावली हम प्रयोग कर रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? किसी पदार्थ का प्रति इकांक आयतन में जो द्रव्य की मात्रा है उसी को हम क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। फिर से एक बार डेफिनेशन को देखिए, पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, जो भी मास है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास है किसी भी मैटर का, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। तो डेफिनेशन के आधार पर जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनत्व इक्वल टू क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बट्टे क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान बट्टे क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि 7 मूल और आधारभूत राशियों के हमने पढ़ा था, उसमें घनत्व शामिल नहीं था, डेंसिटी शामिल नहीं था। इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव क्वांटिटी है, अर्थात ये व्युत्पन्न राशि है, तो इसका मात्रक भी क्या होगा? व्युत्पन्न किया जाएगा। तो आप देखें, व्युत्पन्न करते हैं हम, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। और अभी जस्ट इससे पहले हम क्या पढ़ के हैं? आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। अर्थात डेंसिटी का जो यूनिट है, इकाई है, वो क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मात्रक है, तो इसका जो हम छोटे मात्रक के रूप में प्रयोगशाला में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये एसआई पद्धति में डेंसिटी का मात्रक हो जाता है। यहाँ तक बात टोटली क्लियर है, मैं समझता हूँ। ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया हमारा क्लियर, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। आज के वीडियो का लास्ट जो पॉइंट है वो है टेम्परेचर, अर्थात तापमान है। तो तापमान को हम देखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं, है ना। तापमान को हम समझते हैं, तापमान। ठीक है, तापमान को देखिए क्या है। तापमान को अगर परिभाषा के रूप में देखेंगे तो किसी भी पदार्थ की वह अवस्था है जो यह निर्धारित करता है कि ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा की ओर होगा। आप जानते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। ठीक है, जैसे आप कहीं आग जल रहा है, आप बैठे रहते हैं तो आपको गर्माहट महसूस होता है, गर्म लगता है। इसका मतलब है कि जो आग है वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है बतौर आपके शरीर के तुलना में, तो वो आग का जो अलाव जलाए हैं वहाँ से ऊष्मा प्रवाहित होकर आप तक पहुँच रहा है। तो ये तापमान ये निर्धारित करता है, मतलब वह अवस्था है कि ये निर्धारित करता है कि ऊष्मा का प्रवाह किस ओर होगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए, टेम्परेचर का अगर हम देख लिए तो टेम्परेचर का मात्रक के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जो इसका प्रचलित मात्रक है ना, पहले तो आप देखिए कि एसआई पद्धति में इसका मात्रक जो इकाई है वो क्या होता है? केल्विन होता है। हम पिछले वीडियो में इसको कवर किए हैं। इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, जिसको के से हम प्रदर्शित करते हैं। केल्विन के अलावा 2 और प्रचलित मात्रक हैं, जिसको डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो 3 जो प्रचलित मात्रक हैं तापमान के, पहला क्या है? केल्विन, फिर क्या है? डिग्री सेल्सियस, फिर क्या है? फ़ारेनहाइट है। डिग्री सेल्सियस अब बहुत ज़्यादा शब्दावली का उपयोग करते आ रहे हैं क्लास 9th 10th में साइंस के सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हम उसी थर्मामीटर का बात करते हैं। मतलब ताप मापने का जो यंत्र है उसको थर्मामीटर कहा जाता है, तापमापी कहा जाता है। तो डिग्री सेल्सियस का जो पैमाना है कुछ ऐसा है, ध्यान से हम बनाते हैं ताकि ज़्यादा कुछ इसमें थोड़ा सा लगे तापमापी जैसा। ये हो गया, ये देखिएगा, ये मैंने एक तापमापी बना दिया। ये मैंने एक तापमापी बना दिया, आपको दिख रहा है, बढ़िया से दिख रहा होगा चित्र में। ये मैंने एक तापमापी बना दिया। कौन सा तापमापी बनाया? डिग्री सेल्सियस का मैंने तापमापी बना दिया। तो डिग्री सेल्सियस जो है ना 100 अंश अंकित होते हैं। 100 अंश इसमें क्या रहते हैं? अंकित रहते हैं। कि यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस तक इसमें अंश जो है अंकित रहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो जल का क्या है? हिमांक बिंदु है। क्या है ये? जल का हिमांक बिंदु है ना, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है बर्फ बनना शुरू कर देता है। और जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो क्या है? वो जो है जल का जो है क्वथनांक बिंदु है। कौन सा बिंदु है? क्वथनांक बिंदु है। मतलब जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग होने लगता है, मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट है। ये डिग्री सेल्सियस पैमाना है, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक इस पर पॉइंट अंकित रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो दूसरा पैमाना है हमारा, वो है हमारा फ़ारेनहाइट। क्या है? फ़ारेनहाइट है। हम फ़ारेनहाइट पैमाने को ले लिए।
ये हम ले लिए फ़ारेनहाइट पैमाने को। फ़ारेनहाइट पैमाने का जो न्यूनतम पॉइंट है वो क्या है, वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसका जो मैक्सिमम है वो क्या है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब देखिएगा कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ये भी क्या है, मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये जल का क्या है, हिमांक बिंदु है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो जल का क्वथनांक बिंदु है। इसका मतलब क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन पैमाने का अगर मैं बात करूं तो मैं भी उसको एक चित्र के रूप में दिखा दे रहा हूं, गौर से देखिएगा, है ना। ये देखिएगा, इधर से देखेंगे, ये मैं केल्विन पैमाना बना दे रहा हूं। ये हो गया हमारा केल्विन पैमाना, ये हमारा हो गया केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना जो है यहाँ पास से देखिएगा, ये -273 केल्विन से ये 373 1.15 केल्विन तक जाता है। मतलब यहीं पास आप देखेंगे कि यहाँ पास एक और पॉइंट आएगा जो होगा 273.15 केल्विन होगा। और ये जो होगा, ये जो होगा 273.15 केल्विन, ये जल का क्या होगा, हिमांक बिंदु होगा। और जो 373.15 है वो जल का क्या होगा, क्वथनांक बिंदु होगा। ठीक है, तो ये जनरली प्रचलित पैमाने हैं ताप मापन के लिए, जिसमें डिग्री सेल्सियस है और क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, और क्या है, केल्विन पैमाना है। ठीक है, तो जो तापमान का जो एसआई पद्धति में मात्रक है वो केल्विन है। कुछ और ऐतिहासिक ताप मापन की जो इकाइयाँ उपयोग की गई है उसमें र्यूमर है, रैंकिन है, लेकिन आपकी जो सिलेबस है उसके लिए डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन को ही आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदला जाता है और फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदला जाता है। तो एक आधो फार्मूले हैं जिसको आपको मैं बता दे रहा हूं, ताकि आप जब आगे कन्वर्सन करें यूनिट का तो आप बड़ी आसानी से कर लें। ठीक है, अगर आपको फ़ारेनहाइट में करना है डिग्री सेल्सियस को, तो इसके लिए फार्मूला होता है 9/5, है ना, और यहाँ पास हो जाएगा डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस फार्मूले से आप जो है डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो उसका फार्मूला है K इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस, जो भी आप लिखें, है ना, सेल्सियस प्लस 273, ये हो गया। ठीक है, तो बहुत कॉमन सा फार्मूला है और इसका कॉमन सा सॉल्व है, तो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो कमरे का तापमान आपके पुस्तक में लिखा है, हर जगह लिखा होगा 25 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी जगह केल्विन में बताता है तो क्या बताता है, 298 केल्विन। कैसे, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो डिग्री सेल्सियस की जगह क्या लिख दीजिए, 25। तो 25 में 273 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 298 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा जो महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हैं जो बार बार आपके केमिस्ट्री को पढ़ने में आगे उपयोग होगा, तो इसको, इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप द्रव्यमान, भार और आयतन, घनत्व और तापमान में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, अगर ये आपके लिए वीडियो है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्रॉब्लम है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। थैंक यू वेरी मच।